हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा जो सबसे अहम बिंदु है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, वो है पीएचडी। ठीक है कि आप ज्वाइनिंग के बाद पीएचडी कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, और ज्वाइनिंग के बाद अगर आप पीएचडी करते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप लोगों के दिमाग में ये है कि अगर हम बाद में ज्वाइन करते हैं तो हमारे सैलरी स्ट्रक्चर पर, हमारे आप आगे वाले जो प्रोविजन है उस पर, या हमारे लगने वाले जो प्रमोशंस हैं होते हैं जैसे सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल और आगे एसोसिएट प्रोफेसर, पीबी4 वगैरह जो भी हैं, ये इन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या। तो पीएचडी के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर आप ज्वाइनिंग के बाद पीएचडी करते हो तो वो आप किस तरीके से करोगे और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी पर मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर ज्वाइनिंग के बाद आप पीएचडी करते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीएचडी कर सकते हो, आपके प्रमोशंस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने ज्वाइनिंग से पहले पीएचडी कर ली या उन्होंने पहले पीएचडी में मतलब उनका एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट हो गया उनका पीएचडी में ज्वाइनिंग से पहले, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, उनको ना तो कोई एनओसी लेनी पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, आरपीएससी उनसे एनओसी जरूर मांग सकती है, तो आप एनओसी उनको दे देना। अपने जो डिपार्टमेंट है जहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो वहाँ से एनओसी लेकर आप उनको दे देना। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के समय आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अब आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप ज्वाइनिंग से पहले आप एनओसी नहीं ले पाए, या फिर आपका जो पीएचडी था वो आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए। तो अब क्या करोगे आप? जिन्होंने एनओसी नहीं ली वो तो एनओसी ले लेना, पहली बात तो उनका तो बात यहीं पर खत्म। जिन्होंने पीएचडी में एनरोल ही नहीं किया और उनकी ज्वाइनिंग हो रही है या फिर होगी उनकी जिनकी ज्वाइनिंग, उसके बाद अगर वो पीएचडी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं करना आपको, अपने जो जहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां पर आप एक एप्लीकेशन दे देना कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पीएचडी करना चाहती हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में बता देना। आपकी जो एडमिशन डेट है वो आप बता देना। पहले आप ये देख लेना कि कहाँ से आप पीएचडी कर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो उसके बारे में पूरा अता पता कर लेना कि वो यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है, उसकी पीएचडी वैलिड है या नहीं है, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है नहीं करती। क्योंकि ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बंद हो गई लेकिन अभी भी चल रही हैं वो। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी ऐसी जिनमें बहुत सारे इशू आ जाते हैं, जिनकी डिग्री जो होती है वो वैलिड नहीं मानती, वो यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं है डिग्री। क्योंकि यूजीसी का सिंपल सा फंडा है, अगर आपके पास 2 रिसर्च पेपर हैं और 2 नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं तो आपकी पीएचडी डिग्री वैलिड है। लेकिन अगर आपके पास केवल एक पेपर रहता है, अगर आपका केवल एक ही पेपर पब्लिश हुआ है, या फिर आपके पास 3 नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में आपका पोस्टर, ओरल या फिर आपका पेपर प्रेजेंटेशन वाला वर्क है, ठीक है, आपने पेपर प्रेजेंट किया है, ओरली उसको प्रेजेंट किया है या आपने पोस्टर के माध्यम से प्रेजेंट किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक सिंगल पेपर भी अगर आपकी पब्लिश नहीं है तो फिर आपको इशू हो सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि वो पीएचडी डिग्री फिर वैलिड नहीं होती, क्योंकि यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है फिर वो। तो आप पहले ये देख लेना कि आपको कम से कम इतने पेपर तो पब्लिश करने ही हैं। एक पेपर तो आपका, ये दो पेपर लेके चलना, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, 2 पेपर तो आप पब्लिश आपके होने ही चाहिए, और 2 से 3 आपके कम से कम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ही नहीं, उसमें आपका ओरल प्रेजेंटेशन, आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन या फिर आपका पेपर प्रेजेंटेशन वाला वर्क आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो तो इतना ज़्यादा लोड नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, तो आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइनिंग के बाद ही आप पीएचडी में एनरोल हो जाना किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसके बारे में आपने पूरा एक छानबीन करी है, पूरा अच्छे से जाना है। ठीक है, वहाँ के जो सुपरवाइजर है जिनके अंडर में आप पीएचडी करोगे वो भी देख लेना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जो अपने सुपरवाइजर होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दूंगा, उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा। क्योंकि जो सुपरवाइजर अगर आपके अच्छे होंगे तो यूनिवर्सिटी में अगर एक दो कोई पॉइंट अगर ऐसे होते हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहे तो भी आप उस चीज़ को मतलब झेल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी बातें तो मैं यहाँ पर करूंगा नहीं उसके रिगार्डिंग, लेकिन आप ध्यान रखना, आपको यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर दोनों अच्छे से देखना है। दूसरी बात, आप ज्वाइनिंग के जस्ट बाद अगर आप पीएचडी में एनरोल होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके का। ठीक है, आप केवल डिपार्टमेंट में जिस कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पर आप एक एप्लीकेशन दे देना और उस यूनिवर्सिटी के बारे में उस पूरी डिटेल उसमें मेंशन कर देना। क्लियर। अब इशू क्या होता है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जनरली आपको रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपके कोर्स वर्क के एग्जाम भी होते हैं। तो रेगुलर क्लासेज अगर कोर्स वर्क के एग्जाम अगर आपके होंगे तो उस केस में आपको भी छुट्टियां, क्योंकि कोर्स वर्क का जो एग्जाम होता है वो कम से कम 6 मंथ का आपका होता है, पर जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो आपकी 6 मंथ की होंगी, उसके बाद एग्जाम होगा। तो आपको वहाँ पर कितना प्रेजेंट होना जरूरी है, कितना प्रेजेंट होना नहीं जरूरी, तो ये एक बार देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स वर्क वाला जो होता है, कोर्स वर्क की रेगुलर क्लासेस, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इसके अलग अलग नियम है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग फंडा है, तो वो उसके बारे में और पता कर लेना आप। ठीक है, तो कुल मिला के जो मैंने आपको ये वीडियो बनाई है कि ज्वाइनिंग के बाद आप पीएचडी
कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, तो कुछ नहीं करना, पहले आप पीएचडी जाके पीएचडी के बारे में जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हो उस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपरली देख लेना, ठीक है, सुपरवाइजर के बारे में देख लेना, और आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स, वो सारी चीजें वो यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही, उन चीजों के बारे में देख लेना, जिससे आपको आने वाले समय में कोई समस्या ना हो। क्लियर है? और डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत है ही नहीं, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ तो आप एक एप्लीकेशन दे देना, और जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आपके नोडल ऑफिसर हैं उस गवर्नमेंट कॉलेज के, उनको जरूर बता देना इसके बारे में। क्लियर है? ये सारी बातें हैं पीएचडी के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट से कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, वहाँ जरूर देख लेना आप सारी। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं ये, यूनिवर्सिटी पर जरूर ध्यान देना कि वो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको पीएचडी करा रही है या नहीं करा रही। क्लियर है? हाँ जी, बाकी और कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि जो सीनियर स्केल होता है वो आफ्टर 4 ईयर लगता है। अगर आपकी 4 ईयर के अंदर अंदर पीएचडी हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो थोड़ा सा टाइम आपके खिसक जाएगा, 5 महीने 6 महीने जो भी डिले होगा उतना टाइम आगे खिसक जाएगा। बाकी अगर आप ज्वाइनिंग के बाद भी पीएचडी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस डिले मत करना आप, ठीक है। थोड़ी सी ये बात है, अगर आप जितना डिले करोगे फिर उतना आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप ज्वाइनिंग के जस्ट बाद अगर आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी तरीके की, ठीक है। फिर भी कोई और बात आती है आपके दिमाग में तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप मेरे को जरूर से कॉन्टैक्ट कर लेना, यहाँ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप, ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। क्लियर? पीएचडी पर और भी कोई अपडेट आती रहेगी या आपको कुछ जानकारी देनी होगी तो मैं वीडियोज़ के माध्यम से लाता रहूँगा आपको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।